हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एम्पायर ऑफ फिजिक्स एंड मैथ्स। आज के इस सेशन में हम अपकमिंग नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट के पीवाई क्यू डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमेंशन एनालिसिस पे बेस्ड। जो +1 क्लास की फर्स्ट यूनिट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसके नीट एग्ज़ाम के पीवाई क्यू आज हम स्टार्ट करेंगे और डेली बेसिस पे हम इसकी एक क्लास डिस्कस किया करेंगे। सो अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, वीडियो को लाइक करना है और इसको वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। जो आपका नीट का एग्ज़ाम है वो 4 मई को होने वाला है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 55 डेज़ हमारे पास हैं रिवीजन करने के लिए। सो अगर हम डेली एक क्लास एक चैप्टर कवर कर लेंगे तो हमारी जो रिवीजन है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ ये क्लास अटेंड करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस और डायमेंशन फॉर्मूलाज के बेस पे आज हम ये क्लास डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या सिचुएशन गिवन है। डैम्पिंग फोर्स ऑन एन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। जो डैम्पिंग फोर्स है बेसिकली वो ना वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो यूज किया हुआ है उसकी आपको ना डायमेंशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, उसके यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ना कि डायमेंशन। अब जो डैम्पिंग फोर्स है जरा ध्यान से देखना, डैम्पिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो यहाँ पे अगर आप ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ना के यूज करते हो तो के की यूनिट आपको फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब के को अगर आप ना मैथमेटिकली एक्सप्रेस करोगे तो वो बन जाएगा डैम्पिंग फोर्स डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। अब फोर्स को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, अगर आप फोर्स के यूनिट लिखोगे ये बन जाएगा आपके पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के यूनिट क्या बन जाएंगे, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है जो के यहाँ पे जो क्वांटिटी यूज की हुई है एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको आप कैसे मेजर करोगे, किस यूनिट के अंदर मेजर करोगे, किलोग्राम, और आपके पास आ जाएगा ये पर सेकंड। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, किलोग्राम पर सेकंड, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की बात करते हैं, यानी कि एक मीडियम जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है वो कितना इजीली उनको ना परमिट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास होने के लिए, वो उसको आप कैसे डिफाइन करते हो, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। अगर आप ना कूलम्स लॉ की बात करो, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज एक्सप्रेस एज मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब आपको यहां से ना परमिटिविटी के जो डायमेंशन है, अच्छा यूनिट इवेल्युएट करनी है आपको परमिटिविटी की। सो परमिटिविटी को आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, ये बन जाएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू चार्जेस डिवाइडेड बाय 4 पाई फोर्स इनटू में डिस्टेंस का स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे यूनिट की बात करते हो, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और चार्ज यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का होता है मीटर, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर। तो ओवरऑल अब साइलन जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, सॉरी, जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है उसको आप कैसे मेजर करते हो, ये आपके पास यूनिट आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड यूनिट ऑफ द परमिटिविटी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। यहाँ पे तो ना न्यूटन मीटर दोनों का स्क्वायर है लेकिन हमको सिर्फ मीटर के स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है। सो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या रहेगा, रिक्वायर्ड आंसर रहेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशंस एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। अब इसमें से आपको ना वो क्वांटिटी बतानी है जिनके डायमेंशन ना सॉलिड एंगल से मिलते हैं।
अब अगर आप ना सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हो, सॉलिड एंगल को आप ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ds डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यानी कि आप कैसे लिख सकते हो, एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, या अपना रेडियस की, हाँ स्क्वायर ऑफ द रेडियस। अब सबसे पहले हम ना यहाँ पे सॉलिड एंगल के ना डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। अब सॉलिड एंगल के जो आपके पास डायमेंशन अगर आप लिखोगे, सो बेसिकली एरिया को भी आप ना मीटर में एक्सप्रेस करते हो, और जो डिस्टेंस है यानी कि रेडियस है इसको भी आप मेजर करते हो मीटर के अंदर, उसका भी स्क्वायर मेंशन है। सो यहाँ पे ओवरऑल इसके डायमेंशन आ जाएंगे m पावर 0, l पावर 0, t रेस टू पावर 0। अब वहां पे देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेन एंड एंगल। स्ट्रेन बेसिकली क्या होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ये एक ना डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये जो सॉलिड एंगल है ये भी डायमेंशनलेस है। उसके बाद अगर आप एंगल की बात करो, एंगल भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। सो और अगर आप उसके बाद वाले ऑप्शन देखो, जैसे स्ट्रेस है, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये प्रेशर को एक्सप्रेस करता है, इसके डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके तो डायमेंशन होल्ड करेंगे। उसके बाद स्ट्रेन एंड आर्क, आर्क क्या होता है, लेंथ होती है, उसके भी डायमेंशन एग्जिस्ट करेंगे, इसके भी करेंगे, यानी कि ओवरऑल एंगुलर स्पीड, इसके भी डायमेंशन एग्जिस्ट करेंगे। सो ओवरऑल जो करेक्ट आंसर इसमें बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 1, स्ट्रेन एंड एंगल। ये क्या है, बेसिकली डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं दोनों। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये जो सॉलिड एंगल है ये क्या है, यहाँ पे डायमेंशनलेस है, ये आप मेंशन कर लेना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ये। नेक्स्ट वन इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। अब जो प्लेन एंगल है यानी कि जो 2 डायमेंशन में अपना एंगल मेजर करते हो, और उसके बाद जो सॉलिड एंगल है जो 3 डायमेंशनल एंगल है, उसको जब आप मेजर करते हो, उनके बारे में क्या चीजें कॉमन है, इन दोनों की ना यूनिट एग्जिस्ट करती है, इनके ना डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करते। क्या ये ट्रू है? अब अगर आप ना यूनिट की बात करो, प्लेन एंगल को आप ना मेजर करते हो रेडियन के अंदर, और जो सॉलिड एंगल है उसको आप मेजर करते हो स्टीरेडियन के अंदर। इनके ना यूनिट तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन इनके डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अभी हमने स्टीरेडियन के केस में डायमेंशन चेक भी किए थे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में। ये ऑप्शन तो देखा जाए करेक्ट है ये, बाकी हम चेक कर लेते हैं। डायमेंशंस बट नॉट यूनिट, ये तो गलत है। उसके बाद नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, ये भी गलत है। बोथ यूनिट एंड डायमेंशन, ये भी गलत है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन इज, अगर यहाँ कैपिटल ई है जो वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करे, और जो कैपिटल जी है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करे, तब ई डिवाइडेड बाय जी की क्या यूनिट होएंगी। अब अगर आप ना एनर्जी को कंसीडर करते हो, एनर्जी के यूनिट फाइंड आउट करने के लिए आप ना एनर्जी के ना डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। अपना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में से ना कोई भी एनर्जी आप ना चूज कर सकते हो। मान लीजिए हम इसके लिए ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ना जो डायमेंशन मिलते हैं एनर्जी के, तो वो कितने डायमेंशन आ जाएंगे, ये आ जाएगा m पावर 1। वेलोसिटी का यहाँ पे स्केयर मेंशन है, यानी कि l रेस टू पावर 2 t रेस टू पावर -2, क्योंकि वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं l पावर 1 t रेस टू पावर -1। अब उसके बाद है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए सिंपली आपको ना जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स एक्ट करता है वो वाला फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। उसको आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ये बन जाएगा f स्केयर ऑफ द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस m1 m2। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे ना डायमेंशन इवेल्युएट कर देते हो, अब जैसे आप ना फोर्स के डायमेंशन इवेल्युएट करोगे, यहाँ आपके मास इनटू एक्सेलरेशन मिलेगा m1 l रेस टू पावर 1 t रेस टू पावर -2, ये फोर्स के डायमेंशन है। उसके बाद डिस्टेंस का स्केयर, तो ये बन जाएगा l रेस टू पावर 2। हम पहले ना इनके सेपरेटली डायमेंशन लिख देते हैं, जैसे ना फोर्स के डायमेंशन लिख दीजिए, स्केयर ऑफ द डिस्टेंस के डायमेंशन, और ये बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस इनके डायमेंशन। मास इनटू एक्सेलरेशन जब आप लिखोगे m l1 t रेस टू पावर -2, r स्केयर का मतलब है l रेस टू पावर 2 डिवाइडेड बाय m इंटू m, यानी कि m स्केयर। ओवरऑल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के जो डायमेंशन आएंगे आपके पास वो क्या आ जाएंगे, m रेस टू पावर -1, और ये बन जाएगा l रेस टू पावर 3, और ये यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलती है ये वैल्यू मिलती है t रेस टू पावर -2, ये आ जाएंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब इसके बाद जो आपको इवेल्युएट करना है, आपको ना एनर्जी
को जब आप ना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट से डिवाइड करते हो, इस क्वांटिटी के आपको ना डायमेंशन इवेल्युएट करने हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी के डायमेंशन है m⁻1 l⁻2 t⁻⁻2 डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये बन जाएगा m⁻1 l⁻3 t⁻⁻1 स्टिल इज इक्वल टू, ओवरऑल आपके पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो जरा, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास m⁻2 और ये बन जाएगा l⁻1 और फाइनली t⁻0। अब मैच कीजिए m⁻2 l⁻1 t⁻0 यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। सो इस तरीके से आप ना एनर्जी डिवाइडेड बाय यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन एक्सप्रेस कर सकते हो। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब जस्ट अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के डायमेंशन इवेल्युएट किए हैं। सो वो क्या है m⁻1 l⁻3 t⁻⁻2 -1 3 और -2 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के लिए आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा सिंपली, इसके बेसिस पे आप डायमेंशन इवेल्युएट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन। अब यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपने वो बतानी है जिनके ना सेम डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं। अब इसके बाद देखिए जरा, जैसे इंपल्स है, अगर आप इंपल्स की बात करते हो, यहाँ पे इंपल्स को अपना कैसे एक्सप्रेस करते हो? इंपल्स को आप बेसिकली एक्सप्रेस करते हो एवरेज फोर्स को जब आप अपना टाइम से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि ये ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल आ जाएगा आपके पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और यहाँ पे लिखा हुआ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है फोर्स पर यूनिट लेंथ को। सो इंपल्स रिप्रेजेंट करता है मोमेंटम को, सरफेस टेंशन रिप्रेजेंट करती है फोर्स पर यूनिट लेंथ को, तो इनके डायमेंशन इक्वल नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखिए एंगुलर मोमेंटम और वर्क। अगर आप ना एंगुलर मोमेंटम को इवेल्युएट करते हो, एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन अगर आप लिखते हो, एंगुलर मोमेंटम को सिंपली एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है mvr। सो यहां पे अगर आप इसको ना डायमेंशन लिखोगे, इसके क्या डायमेंशन बनेंगे आपके पास m⁻1 l⁻2 t⁻⁻1। उसके बाद वर्क, वर्क के अगर आप डायमेंशन लिखते हो, वर्क होता है बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट, आप ऐसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। फोर्स के डायमेंशन आपको पता ही है ऑलरेडी m⁻1, और डिस्टेंस के डायमेंशन l⁻, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा t⁻⁻2। इस तरीके से अब ये डायमेंशन भी आपस में इक्वल नहीं आए, सो ये भी करेक्ट नहीं है। उसके बाद वर्क एंड टॉर्क, वर्क के डायमेंशन आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। अब इसके बाद हम ना टॉर्क के डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखना जरा, जब आप ना यहाँ पे टॉर्क के डायमेंशन लिखते हो, टॉर्क बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? फोर्स और पोजीशन वेक्टर और फोर्स का आपस में ना क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस करते हो। यहाँ पे जब आप इसके डायमेंशन लिखोगे तो ये सिंपली उतने डायमेंशन आ जाएंगे जितने वर्क के डायमेंशन आए हैं। पेयर ऑफ क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशन, सो ये थर्ड ऑप्शन है, ये क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। साथ साथ हम ये फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, यंग्स मॉडुलस और एनर्जी का। अब सबसे पहले अगर आप ना एनर्जी के डायमेंशन लिखोगे, एनर्जी के डायमेंशन उतने ही होते हैं जितने ना वर्क के डायमेंशन होते हैं, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं वर्क के डायमेंशन। ये बन जाएगा m1 l⁻2 t⁻⁻2। उसके बाद है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस बेसिकली ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जो क्या करता है? स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ रेशो को एक्सप्रेस करता है। स्ट्रेन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो डायमेंशनलेस होती है, तो ये सिंपली यंग्स मॉडुलस के जो डायमेंशन होंगे वो ना स्ट्रेस के डायमेंशन के इक्वल हो जाएंगे। और स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को जब आप ना एरिया से डिवाइड करते हो तो आपको ना ये डायमेंशन मिलते हैं ओवरऑल। अब आप देखा जाए ये डायमेंशन भी आपस में इक्वल नहीं है, तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वो क्या है? रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट वन इज द डायमेंशन ऑफ हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो क्वांटिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है ये क्वांटिटी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। सो इसके जब आप डायमेंशन इवेल्युएट करते हो, सो आपने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशन को इवेल्युएट करना है। अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के अगर आप देखोगे जरा,
तो ये बन जाएगा एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशन कितने हो जाएंगे, वर्क के इक्वल। तो ये बन जाएगा वर्क यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस m1 L2 T⁻⁻² डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में आ जाएगा m⁻0 L⁻³ T⁻0 स्टिल इज इक्वल टू, ओवरऑल जब आप इसको सोल्व करोगे m⁻1 L⁻⁻1 और यहाँ पे आपको मिलता है T⁻⁻2 m1 L⁻⁻1 T⁻⁻2, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। और जो डेनोमिनेटर में 2 है ये क्या है, एक नंबर है, तो ये डायमेंशनलेस नंबर होता है, नंबर के कोई डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करते। होप आपको अभी तक का जो कंटेंट है वो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वन इज, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन को अपना ऐसे एक्सप्रेस करते हो, मान लीजिए हम ना फिजिकल क्वांटिटी को ना क्यू से एक्सप्रेस करते हैं, और ये इन्होंने बोला कि इसके डायमेंशन को अपना कैसे एक्सप्रेस करते हो, m⁻A L⁻B T⁻C, अगर इस फॉर्म में आप उसका एक्सप्रेस करते हो तब वो फिजिकल क्वांटिटी ये कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनती हैं। आपने सिंपल ये चेक करना है कि A, B और C की जो गिवन वैल्यूज गिवन क्वांटिटी के कोरस्पॉन्डिंग गिवन है, अगर ये वैल्यू पुट करके ना राइट साइड में जब आप ए बी सी की वैल्यू पुट करते हो और लेफ्ट साइड में आपको ना ये जो मेंशन क्वांटिटीज है, अगर ऐसा हो जिस ऑप्शन में ये मैच हो जाएगा तो वो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगर आप इस क्वांटिटी को ना वेलोसिटी मानते हो, सो वेलोसिटी के तो सिंपल ये डायमेंशन बनते हैं m⁻0 L⁻1 T⁻⁻1 a⁻0। अब a की पावर यहाँ पे 1 दे रखी है तो ये तो बिल्कुल भी हो नहीं सकता आंसर। अब उसके बाद एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन के डायमेंशन जब आप लिखते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा m⁻0 L⁻1 T⁻⁻2। अब यहाँ पे भी m की वैल्यू ना 1 दे रखी है, मतलब m की पावर जो a है उसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब फाइनली फोर्स के डायमेंशन पे आइए, जब आप फोर्स के डायमेंशन लिखोगे मास इनटू एक्सेलेरेशन की टर्म्स में, तब आपको क्या वैल्यू मिलती है, m⁻1 L⁻1 T⁻⁻2, यानी कि a की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब इन्होंने a की वैल्यू यहाँ पे ना 0 दे रखी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और फाइनली जब आप ना प्रेशर की वैल्यू चेक करते हो, प्रेशर होता है सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया। अब यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये बन जाएगा m⁻1 L⁻⁻1 T⁻⁻2, यानी कि a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2, ये मैच हो गया। सो ये क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरीके से आप इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर हैव द सेम डायमेंशन। अब यहाँ पे आपको ना 5 फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है। जैसे पहली क्वांटिटी है एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके बाद है यंग्स मॉडुलस और फाइनली है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके क्या होते हैं कि डायमेंशन ना सेम है। अब हमको ना इंडिविजुअली इनके ना डायमेंशन इवैल्यूएट करने पड़ेंगे। सिंपली अगर आप देखो जरा, इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे ना जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो भी क्या है, डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। सो ये तो सिंपली आ जाएगा m⁻0 L⁻0 T⁻⁻0। उसके बाद जब आप अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k को एक्सप्रेस करते हो तो ये बन जाता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो इसके भी डायमेंशन में जाएंगे m⁻0 L⁻0 T⁻0। अच्छा, तो ये 2 क्वांटिटी की, क्योंकि इनके तो डायमेंशन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहे तो इक्वल तो कैसे हो जाएंगे। अब इसके अलावा जो बाकी फिजिकल क्वांटिटी, अब जैसे एनर्जी डेंसिटी की यहाँ पे बात किया इन्होंने, जो पहला ऑप्शन है एनर्जी डेंसिटी, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के जब आप डायमेंशन इवैल्यूएट करते हो, एनर्जी को आप लिख सकते हो इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क के डायमेंशन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये बन जाएगा m⁻1 L⁻2 T⁻⁻2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये बन जाएगा m⁻0 L⁻3 और T⁻0 स्टिल इज इक्वल टू। फर्दर जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो ये बन जाएगा m⁻1 और ये बन जाएगा L⁻−1 और ये बन जाएगा T⁻2 एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद है यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन। यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस भी किए थे। यंग्स मॉडुलस के वही डायमेंशन एग्जिस्ट करते हैं जो बेसिकली
स्ट्रेस के डायमेंशन होते हैं। यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन क्या हो जाएगा, सिंपली स्ट्रेस के डायमेंशन हो जाएगा, यानी कि फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया जब आप लिखोगे तो आपको ना ये डायमेंशन मिलते हैं, यही तो डायमेंशन मिलेंगे ना आपको फोर्स पर यूनिट एरिया में। अब देखो जरा, क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? हाँ जी, ये तो मैच हो गए आपस में। यंग्स मॉडुलस ना फोर्थ नंबर पे है, और जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, एनर्जी डेंसिटी, वो फर्स्ट पे, यानी कि 1 और 4 ऑप्शन में है। हाँ जी है डेफिनेटली। बाकी आपको ना कोई और क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। फाइनली आपके पास है ना सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचा है यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड के अगर आप देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन में ना जैसे करंट भी आएगा तो एम्पियर, तो वो यहाँ पे इन दोनों के डायमेंशन में है ही नहीं, सो वो तो हमको वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज dimension of resistance in an electric circuit in terms of dimension of mass, length, time and of current would be। resistance के dimension आपको find out करने हैं, resistance की वैल्यू आपको find out करनी है। dimension यानी कि mass, length, time और फाइनली करंट के टर्म्स में रेजिस्टेंस के डायमेंशन। अगर आप देखो जरा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस को अपना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, V डिवाइडेड बाई I, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय जितना करंट वहां से ना पास करेगा। अब जो वोल्ट है, वोल्ट बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल को आप कैसे लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में लिखा हुआ आपके पास करंट है ना, ऐसे ही तो आप इसको एक्सप्रेस करोगे। तो अगर आप ना यहाँ पे रेजिस्टेंस के जो डायमेंशन लिखोगे ओवरऑल, सो न्यूमरेटर में तो आपको ना वर्क के डायमेंशन लिखने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पे हमारे पास ना करंट भी है। अब देखना जरा, वर्क डिवाइडेड बाय, अब आप ना चार्ज को कैसे एक्सप्रेस करते हो, चार्ज को एक्सप्रेस करोगे आप करंट इनटू टाइम में, क्योंकि करंट क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है। सो करंट को आई इंटू टी लिखोगे, ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास आई स्केयर टी। सो फाइनली अगर आप यहाँ पे ना डायमेंशन लिखते हो, जैसे ना वर्क की क्या डायमेंशन बन जाएंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, और साथ में डिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा आपको, तो L2 टी रेस टू पावर -2 डिवाइडेड बाय करंट का स्केयर, यानी कि ये बन जाएगा स्केयर ऑफ एम्पियर, और साथ में टाइम, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी, स्टिल इज इक्वल टू। अब ओवरऑल अगर आप इसको सोल्व करते हो तो क्या वैल्यू मिलती है, m रेस टू पावर 1, उसके बाद है L पावर 2, T रेस टू पावर -3 और A रेस टू पावर -2। सो इसके बेसिस पे जो हमारे पास ना ऑप्शन आएगा एम्पियर। अच्छा, इन्होंने ना जैसे यहाँ पे ना जो करंट के लिए सिंबल ना आई यूज किया हुआ है एम्पियर की बजाय, इस बात का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे बेसिकली कैपिटल आई यूज किया हुआ है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन इज डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ। जो प्लैंक्स कांस्टेंट है बेसिकली जो फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसकी जो अगर आप देखा जाए ना सबसे लोवेस्ट मेजरमेंट है वो 10 की पावर के टर्म्स में, क्योंकि h में जब आप उसको एक्सप्रेस करते हो न्यूमेरिकल की टर्म्स में तो 6.62 इंटू 10⁻⁻34 उसकी वैल्यू आती है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन इवैल्यूएट करने हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज एनर्जी को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, h इंटू न्यू। न्यू क्या है यहाँ पे ना, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ऑसिलेटर की। सो इसका मतलब क्या हुआ, h को आप कैसे लिखोगे, एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फर्दर फ्रीक्वेंसी को आप कैसे लिख सकते हो, अगर हम यहीं से इवैल्यूएट कर दें इसको, एनर्जी के डायमेंशन क्या बन जाएंगे, एनर्जी यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, और फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन क्या बन जाएंगे, टी रेस टू पावर -1, ये बन जाएगा m पावर 0 L पावर 0 टी रेस टू पावर -1। सो ओवरऑल h के जब आप डायमेंशन लिखोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, ये बन जाएगा m पावर 1 L रेस टू पावर 2 और ये बन जाएगा t रेस टू पावर -1। अब ये डायमेंशन ना किससे मैच करते हैं, ये वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अब देखना एनर्जी के डायमेंशन के इक्वल तो ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ना एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर रहे हो। उसके बाद है मोमेंटम, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, उससे भी नहीं मैच हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के लिए क्या आता है, एल इंटू टी रेस टू पावर -1 यूज होता है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखोगे एंगुलर मोमेंटम को, अब हम एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन इवेल्युएट करते हैं यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एम वी आर, ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है।
तो ये बन जाएगा m पावर 1 वेलोसिटी क्या होती है सिंपली, और साथ में r भी लिखा हुआ, तो ये बन जाएगा L2 t रेस टू पावर -1। इसके इक्वल भी नहीं हो पाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, पावर। अगर आप यहाँ पे ना पावर को भी इवेल्युएट कर देते हो, पावर के ना डायमेंशन आप कैसे फाइंड आउट करोगे, पावर को आप लिख सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद वेलोसिटी। सो ओवरऑल फोर्स और वेलोसिटी के डायमेंशन को जब आप ना कलेक्ट करते हो तो ये बन जाएगा m पावर 1। फोर्स में आपके पास आता है एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी में क्या आएगा, डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा l की पावर 2। और फाइनली यहां पे जब आप लिखोगे प्लैंक्स कांस्टेंट h, अगर हम यहां पे लिख दें एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, वैसे उससे कोई डिफरेंस ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन हमने लिख दिया यहाँ पे, एक्सेलरेशन टी रेस टू पावर -2 होता है और वेलोसिटी एल टी रेस टू पावर -1 बन जाएगा। एनर्जी यहाँ पे आपके पास आता है फोर्स का, सिंपली फोर्स का डिस्टेंस के साथ डॉट प्रोडक्ट m(L2 रेस टू पावर -2 और फ्रीक्वेंसी t रेस टू पावर -1, ये न्यूमरेटर में t रेस टू पावर -1 बन जाएगा। अब यहां पे आपने लिखा हुआ पावर के डायमेंशन, सो पावर के जब आप यहाँ पे डायमेंशन इवेलुएट करोगे आ जाएगा t रेस टू पावर -1। तो इस तरीके से ना इसके डायमेंशन आएंगे जो वो ना पावर के इक्वल आ जाएंगे, जो प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज रेशियो ऑफ द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड दैट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द डायमेंशन ऑफ। अब यहाँ पे ना प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन को आपने ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशन से रेशियो कंसीडर करनी है, और वो फिर किस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल आएगा वो वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करनी है। डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट के जब आप डायमेंशन कंसीडर करोगे और उसको आप ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डायमेंशन के साथ रेशियो कंसीडर करते हो। अब प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन हमने इस क्वेश्चन में इवैल्यूएट किए थे। अच्छा हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा का कंसेप्ट यूज करते हैं एनर्जी का, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो ये बन जाएगा ई लैम्डा डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिंपली ये बन जाएगा mr², स्टिल इज इक्वल टू। अब यहां पे जब आप अपना डायमेंशन लिखते हो, एनर्जी के जब आप डायमेंशन लिखोगे, फोर्स का डॉट, एनर्जी को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स विद डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एनर्जी और वर्क के डायमेंशन तो इक्वल होते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा। अब साथ में लैम्डा, वो एक ना डिस्टेंस को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वहां पे आपके पास वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको एल की सिंपली, तो ये वैल्यू आएगी एल डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के डायमेंशन, वेलोसिटी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अब ओवरऑल mr² के डायमेंशन, तो ये बन जाएगा m पावर 1 l पावर 2 t रेस टू पावर 0 स्टिल इज इक्वल टू। अगर आप फर्दर इसको सोल्व करते हो तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, न्यूमरेटर में देखा जाए तो ये बन जाएगा आपके पास m की पावर 1, और यहां पे आपके पास बच जाएगा l की पावर 2, और ये बच जाएगा आपके पास t रेस टू पावर -1, जैसा हमने यहां पे इवेल्युएट किया था ml² t पावर -1, और डेनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा ml² t रेस टू पावर 0, m1 l2 t रेस टू पावर 0। तो ओवरऑल h डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएंगे, m की पावर 0 l की पावर 0 और ये आ जाएगा t रेस टू पावर -1, यानी कि 1 बाय टाइम पीरियड, तो ये आपके पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन आ जाएंगे, सिंपली फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन आ जाएंगे, क्योंकि 1 बाय टी रेस टू पावर -1 उसका मतलब 1 बाय टी है, वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। नेक्स्ट वन इज विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, इसमें से ना किस किस के डायमेंशन इक्वल नहीं है। अब आप इवेल्युएट कर लीजिए यहां पे, सबसे पहले अगर आप ना एनर्जी के डायमेंशन लिखते हो, एनर्जी के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, फोर्स का आप बेसिकली डिस्टेंस के साथ डॉट प्रोडक्ट ml² t रेस टू पावर -2, उसके बाद टॉर्क के डायमेंशन, वो भी क्या बन जाएगा, फोर्स का डिस्टेंस के साथ, तो ये बन जाएगा ml² t रेस टू पावर -2। विच पेयर ऑफ डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन, अब इनके तो डायमेंशन सेम है, यहां पे क्या लिख देंगे
यहाँ पे जो डायमेंशन है वो तो क्या आ जाएंगे, सेम डायमेंशन आ जाएंगे यहाँ पे तो सेम। उसके बाद है फोर्स एंड इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्पल्स ना फोर्स के, सॉरी, मोमेंटम के चेंज को रिप्रेजेंट करता है और वो फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सो इक्वल डायमेंशन, डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम और प्लैंक्स कांस्टेंट के अगर आप डायमेंशन मैच करते हो, इसमें पूछ रखा था कि किसके डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो हमको ये आंसर मिल गया फोर्स एंड इंपल्स। बाकी तो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी आप इसको ना ट्राई कर सकते हो, बाकी दो के डायमेंशन आप चेक कर लेना एक बार, एंगुलर मोमेंटम के और उसके प्लैंक्स कांस्टेंट के। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट के हमने यहाँ पे इवेल्युएट कर ही रखा है, जैसे यहाँ पे किया था, और एंगुलर मोमेंटम के भी किया था, ये आपस में मैच हो जाते हैं। यानी कि अगर देखो जरा ध्यान से, इनके डायमेंशन भी आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ आपके पास इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। इलास्टिक मॉडुलस प्रेशर के इक्वल होता है, जैसे यंग्स मॉडुलस की बात करते हो, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है, सो इसके डायमेंशन भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सो सिर्फ एक ही ऐसा आंसर है जिसके डायमेंशन सेम नहीं होंगे, वो क्या है, फोर्स एंड इम्पल्स। क्योंकि जब आप ना इम्पल्स को एक्सप्रेस करते हो ना, जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स के जो डायमेंशन आपके पास आते हैं वो बेसिकली मोमेंटम के डायमेंशन के इक्वल हो जाता है वो। क्योंकि आप उसको कैसे एक्सप्रेस करते हो, एवरेज फोर्स को अपना टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हो, तब आपको वैल्यू मिलती है इम्पल्स की। नेक्स्ट वन इज द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल टू दैट ऑफ। अब इस क्वेश्चन में आपको ना इम्पल्स के ही डायमेंशन इवेल्युएट करने हैं। सिंपल, इम्पल्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और एवरेज फोर्स का टाइम के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो लीनियर मोमेंटम आंसर आ जाएगा उसका सिंपली। लीनियर मोमेंटम इज द राइट आंसर। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम, या अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो भी, जो एवरेज फोर्स को जब आप ना मल्टीप्लाई कर देते हो टाइम से, तब आपको ये वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम। अब इसके लिए आपको ना क्या कंसेप्ट पता होना चाहिए, डीके ऑफ करंट थ्रू एन इंडक्टर। अगर आप देखो जरा, जो 12th क्लास की आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो यूनिट है, जब आप उसमें ये कंसेप्ट डिस्कस करते हो, इंडक्टर की इंडक्टेंस एल है, डीके ऑफ करंट की जब आप बात करते हो तो ये इसको आप कुछ ऐसे एक्सप्रेस करते हो, यहां पे जो टाउ है वो टाउ किसको एक्सप्रेस करता है, सिंपली एल डिवाइडेड बाय आर को एक्सप्रेस करता है ये। और जो इसके डायमेंशन अगर आप देखो जरा ध्यान से, आप ना टाइम को एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर रहे हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको आप ना वन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। वन क्या है, एक नंबर है। एक्सपोनेंशियल भी एक नंबर को एक्सप्रेस तब करेगा जब उसकी पावर भी एक नंबर होएगी, यानी कि एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू तभी होएगी जब टी बाई टाउ के डायमेंशन आप इसमें एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। सो विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम। तो जो टाउ के डायमेंशन है, टाउ के जो डायमेंशन अगर आप ध्यान से देखो जरा, टाउ के जो डायमेंशन है वो क्या होंगे, टाइम के डायमेंशन के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। और टाउ की वैल्यू हमने क्या यूज किया, एल डिवाइडेड बाय आर। एल डिवाइडेड बाय आर के रेसिप्रोकल के डायमेंशन, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी आर बाय एल। क्या आंसर आएगा इसमें, आर बाय एल। आर बाय एल की टर्म्स में आपको इसको ना एक्सप्रेस करना पड़ेगा। जब यहां पे आप इसको ना डिवाइड करते हो ना, टाइम को आप ना टाइम से डिवाइड कर देते हो, हाँ ठीक है, एल बाय आर ही आएगा, एल बाय आर। एक मिनट, यहां पे हमको क्या लिखना था कि ये इसके रेसिप्रोकल के नहीं, एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि हमने इसको ना डिवाइड किया हुआ ना, टाइम को आपने टाउ से डिवाइड किया हुआ है। टाउ के डायमेंशन टाइम से मैच होने चाहिए। क्यों, जब टाइम के डायमेंशन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे ना, न्यूमरेटर में भी टाइम के डायमेंशन है, डेनोमिनेटर में भी, एक्सपोनेंशियल की पावर एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। और ये वन भी क्या है, एक नंबर है, तो नंबर में से नंबर को ये अपना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो,
अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। सो एल बाय आर आएगा इसका करेक्ट आंसर। द डायमेंशन ऑफ आर इंटू सी, सिंपली अब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ ऑफ चार्ज, यहां पे जैसे हमने बात की थी ग्रोथ ऑफ करंट की, ये ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन है, ये क्या है, ग्रोथ ऑफ करंट की इक्वेशन है, ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर के अंदर ग्रोथ ऑफ चार्ज की बात करोगे, यहां पे आपको ना ग्रोथ ऑफ चार्ज की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, ग्रोथ ऑफ चार्ज की इक्वेशन क्या एग्जिस्ट करती है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नोट 1 माइनस में एक्सपोनेंशियल, अब जैसे यहां पे लिखा था माइनस में टी डिवाइडेड बाय टाउ, और जो यहां पे टाउ है सिंपली वो क्या किसके इक्वल होता है, आर इंटू सी के। अब इन्होंने क्या पूछ रखा आपसे, द डायमेंशन ऑफ आर सी, आर सी का जो प्रोडक्ट है वो किसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, वो टाइम के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ग्रोथ ऑफ चार्ज वाली इक्वेशन से आया ये कंसेप्ट। अब आप ये थोड़ी है कि इसमें ना पहले आप ना आर के डायमेंशन को एक्सप्रेस करोगे फॉर्मूला यूज करके, फिर आप कैपेसिटेंस को करोगे, वो काफी लेंथी प्रोसीजर है। आप ये देखो ना कि ये आर इंटू सी का प्रोडक्ट हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे उसको वो किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर के डायमेंशन आपको इवेल्युएट करने हैं सिंपली। प्रेशर को आप ना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहां पे जब आप ना फोर्स, फोर्स को लिख सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया बन जाएगा एल पावर 2। तो ओवरऑल जो प्रेशर को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, एम पावर 1 एल रेस टू पावर -1 टी रेस टू पावर -2, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड वन। सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी विच वन हैज अ डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। अब इन चारों के आपने ना डायमेंशन चेक करने हैं और फिर ये बताना है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन बाकी 3 से अलग है। अगर आप ध्यान दो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के डायमेंशन जब आप इवेल्युएट करते हो, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी सिंपली जैसे वर्क लिख सकते हो फोर्स इनटू डिस्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्स के जब आप डायमेंशन लिखते हो मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो, ये फोर्स के डायमेंशन है। अब साथ में डिस्टेंस के लिख दोगे एल बन जाएगा, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी के लिख दोगे एल टी रेस टू पावर -1 बन जाएगा। ओवरऑल यहां पे जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसके डायमेंशन आपके पास है ना क्या आ जाएंगे, एम पावर 1 एल पावर 1 और टी रेस टू पावर -1। उसके बाद अब फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए चेक करेंगे, अब यही वैल्यू फोर्स पर यूनिट एरिया के लिए चेक करते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय एरिया, ये बन जाएगा एल स्क्वायर। तो इसको जब आप सोल्व करते हो तो क्या वैल्यू आती है, m1 एल रेस टू पावर -1 टी रेस टू पावर -2। अब आप देखना जरा ध्यान से, इन दोनों के डायमेंशन तो आपस में इक्वल है लेकिन बाकी क्वांटिटी के भी डायमेंशन आपको चेक करने पड़ेंगे। बाकी के डायमेंशन प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जो इसमें सी है उसमें क्या पूछ रखा है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम स्टिल इज इक्वल टू, वोल्टेज को आप कैसे लिख सकते हो, वोल्टेज और चार्ज का प्रोडक्ट है वो ना वर्क को एक्सप्रेस करता है डिवाइडेड बाय, ये सिंपल आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम। अब वर्क के डायमेंशन लिख दीजिए आप फोर्स इनटू डिस्टेंस सिंपली, तो ये बन जाएगा m, फोर्स इनटू डिस्टेंस लिखोगे ना तो एल पावर 2 टी रेस टू पावर -2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एल पावर 3 स्टिल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा m पावर 1 एल रेस टू पावर -1 टी रेस टू पावर -2। अब इनके डायमेंशन आपस में मैच हो गए हैं। उसके बाद है एंगुलर मोमेंटम, फाइनली
फाइनली जो हम डायमेंशन लिखेंगे वो किसके लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है mvr। यहाँ पे जब आपने डायमेंशन लिखोगे तो क्या वैल्यू मिलती है आपको, m⁻1 l⁻², t⁻⁻1। अब देखना जरा, इन दोनों के बी और सी जो ऑप्शन है उनके डायमेंशन तो आपस में मैच कर गए हैं। एक बार ये चेक कर लेते हैं। एनर्जी को हमने ना वर्क लिखा था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, साथ में डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये पर यूनिट वॉल्यूम है। ओहो, ये पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ पे हमने वेलोसिटी की डायमेंशन लिख दी बाय मिस्टेक, ये वॉल्यूम है ना, तो ये यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एल का पर यूनिट वॉल्यूम l³। अब l³ जब आप इसको लिखोगे तो यहाँ पे जो आपके पास डायमेंशन आएंगे, अब देखना जरा, फर्स्ट ऑप्शन के डायमेंशन सेकंड से मैच कर गए हैं, सेकंड के डायमेंशन मैच कर गए हैं थर्ड से। तो जो इनमें सबसे डिफरेंट क्वांटिटी है जिसके डायमेंशन मैच नहीं किए वो क्या आपके पास आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट वन इज फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी। अब सबसे पहले ना आपके पास जो क्वांटिटी दे रखी है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जो इसका ना फर्स्ट ऑप्शन है ए, उसमें ना मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर आप ना फाई से एक्सप्रेस कर देते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या रिप्रेजेंट, किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कोई एक स्पेसिमेन ना अपने इनसाइड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अलाउ करता है, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो ये जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करती हैं एक स्पेसिमेन से, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज करोगे, फोर्स डिवाइडेड बाय करंट इनटू लेंथ। जो इजीली मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल है, एक एल लेंथ के कंडक्टर को जिसमें से आई एम्पियर करंट पास कर रहा है, अगर उसको बी मैग्नेटिक फील्ड में पुट कर देंगे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, BIL। इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब सिंपली ये तो एरिया को रिप्रेजेंट करा, फोर्स के डायमेंशन लिख दो पहले, मास इनटू एक्सेलरेशन, वो डायमेंशन ये बन जाएंगे, डिवाइडेड बाय करंट के डायमेंशन, करंट को अपना एम्पियर में एक्सप्रेस करते हो, और एल के डायमेंशन उसको अपना एल से एक्सप्रेस करोगे, ये आपके पास एरिया है, एरिया के डायमेंशन में जाएगा l⁻², स्टिल इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन अगर आप फाइंड आउट करते हो ओवरऑल क्या वैल्यू मिलती है आपको, m⁻1 और l से डेनोमिनेटर वाला कैंसिल हो जाएगा, l⁻², और ये बन जाएगा t⁻⁻², और डेनोमिनेटर में आपके पास ना ये लिखा हुआ है करंट, तो ये बन जाएगा एम्पियर⁻⁻1। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स के डायमेंशन की। दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस की अगर आप बात करते हो, सेल्फ इंडक्टेंस का ना ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है आपके पास। जो सेल्फ इंडक्टेंस आप उसको कैसे एक्सप्रेस कर देते हो, सेल्फ इंडक्टेंस को एल से अगर आप एक्सप्रेस करोगे, इंड्यूस ईएमएफ को आपने किससे डिवाइड कर, सॉरी मल्टीप्लाई कर देना। जो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता वो क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस इनटू में क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यही फॉर्मूला एग्जिस्ट करता आपके पास। अब यहां से आपको ना सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला इवेल्युएट करना है, तो जब आप यहां पे ना सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला इवेल्युएट करोगे तो आपको ना क्या वैल्यू मिलती है, सेल्फ इंडक्टेंस है यहां पे L, तो ये बन जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। न्यूमरेटर में ये क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, या आप इसको ना वोल्टेज भी बोल सकते हो। तो इसके लिए जब आप इसको एक्सप्रेस करते हो वोल्टेज को, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपको लिखना पड़ेगा, या आप इसको सिंपली ना करंट इनटू वोल्टेज को आप क्या लिख सकते हो, करंट इनटू रेजिस्टेंस की टर्म में भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। और ये क्या है, यहां पे ना करंट का क्या है, डेरिवेटिव कंसीडर किया हुआ है। इंड्यूस ईएमएफ को अब बताइए शाबाश कैसे लिखें हम, इंड्यूस ईएमएफ को हम लिख सकते हैं यहां पे वर्क पर यूनिट चार्ज की टर्म में ही आप इसको लिख दीजिए। डेनोमिनेटर में आपके पास है ना करंट प्रेजेंट है DI, और DT को अपने न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दीजिए, स्टिल इज इक्वल टू। अब वर्क को आप कैसे लिख सकते हो, चार्ज इनटू वोल्टेज, वर्क पर यूनिट चार्ज। अगर आप देखो जरा ध्यान से,
ये तो वोल्टेज बन ही जाएगा सिंपली। और करंट का हमने ना ये लिख दिया, डी आई डेनोमिनेटर में लिख दिया और डी टी न्यूमिनेटर में लिख दिया। इस वोल्टेज को, वोल्टेज अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज। करंट को आप क्या लिख सकते हो, चार्ज को आप कैसे लिखोगे बताइए? ये आप ऐसे लिख दो, चार्ज पर यूनिट टाइम, ये आपके पास बन जाएगा करंट। यहाँ पे के पास आ जाएगा करंट और ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब वर्क, वर्क यानी कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय, करंट को आप ऐसे एक्सप्रेस करोगे एम्पियर में, एम्पियर इनटू एम्पियर स्क्वायर ऑफ द एम्पियर स्टिल इज इक्वल टू। सो ओवरऑल आपके पास ये आंसर जो आएगा ये आएगा m⁻1 l रेज टू पावर 2 t रेज टू पावर -2 और एम्पियर रेज टू पावर -2। यह आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस का। उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस के बाद आपको फाइंड आउट करना है टॉर्क का। जो सी आपको मेंशन किया हुआ वो है टॉर्क। टॉर्क को टाउ से एक्सप्रेस करते हैं, उसको आप लिखते हो R इंटू एफ क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो सिंपली जब आप ना टॉर्क के डायमेंशन लिखते हो, फोर्स का होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, साथ में R से मल्टीप्लाई, यानी कि R के डायमेंशन L होता है। सो ये आपके पास ना टॉर्क के डायमेंशन आ जाएंगे। उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम भी हम ना काफी बार इसमें सोल्व कर चुके हैं आज की क्लास में। एंगुलर मोमेंटम को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, एम वी आर। यहाँ पे अगर आप डायमेंशन लिखोगे डायरेक्टली तो क्या वैल्यू मिलती है, m⁻1, वेलोसिटी आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस प्रोडक्ट में है तो l⁻2 अपॉन में टाइम -1। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस क्वांटिटी के डायमेंशन पूछ रखे हैं टॉर्क के बाद, एंगुलर मोमेंटम के बाद ये पूछ रखे हैं सी आर के। सी कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करता है और आर रेजिस्टेंस को। अभी हमने ना सी आर का यूज किया था एक क्वेश्चन में, जिसको हमने ना टाइम से डिवाइड करके इक्वेशन को बैलेंस किया हुआ था। तो ये सिंपली ये ना टाइम के इक्वल है। ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, टाइम के, तो ये बच जाएगा m⁻0 l⁻0 t रेज टू पावर 1। सी आर के बाद हमको फाइंड आउट करना परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो हम ना वैल्यू यूज कर रहे हैं वो है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की। परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस को ना म्यू नोट से एक्सप्रेस करते हैं। अब म्यू नोट के डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल स्टेट कंडक्टर। उसका क्या फॉर्मूला, क्योंकि वो ना इजीएस्ट पॉसिबल फॉर्मूला है। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, म्यू नोट I1 I2 डिवाइडेड बाय R। ये फॉर्मूला आपके पास एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे जब आप ना इसको फर्दर सोल्व करते हो, म्यू नोट के डायमेंशन आपके पास क्या आ जाएंगे, सिंपली फोर्स R डिवाइडेड बाय लेंथ, और ये बन जाएगा I1 I2। अब आप यहाँ पे ना इंडिविजुअली डायमेंशन, जैसे न्यूमरेटर में डायमेंशन देखोगे फोर्स को ना डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अच्छा यहाँ पे ना डेनोमिनेटर, चलो वो तो एक नंबर है सिंपली, वैसे यहाँ पे ना कंप्लीटली 2πr भी आएगा, 2πr भी आप इसको लिख सकते हो। अब आपको हमको ना खैर डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है, फोर्स इंटू डिस्टेंस की, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय लेंथ, ये बन जाएगा, और करंट को आप लिखोगे एम्पियर में तो ये बन जाएगा एम्पियर का स्क्वायर, और ये लेंथ है तो ये बन जाएगा एल। अब आप देखो जरा म्यू नोट के डायमेंशन ओवरऑल आपके पास क्या वैल्यू आएगी, m⁻1 ये बन जाएगा l⁻1 t रेज टू पावर -2 और एम्पियर रेज टू पावर -2। ये आपके पास ना म्यू नोट के रिक्वायर्ड डायमेंशन आ जाएंगे। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फाइनली आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फाइनली आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए आपको ना विस्कस फोर्स का फॉर्मूला याद कर लेना चाहिए। अगर एक स्फेरिकल बॉडी जिसकी रेडियस आ रहा उसको ना एक लिक्विड के अंदर थ्रो कर देते हैं तो उसपे ना वो टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर करती है और उसपे ना विस्कस फोर्स एक्ट करता है। उस विस्कस फोर्स का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, 6π ईटा VR। इसका मतलब ईटा के लिए आप इसको ना कैसे एक्सप्रेस करते हो फर्दर, ईटा की वैल्यू के लिए आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे डायमेंशन के टर्म्स में, तो जैसे ये आ जाएगा VR
चाहे बेशक साथ में ना 6 पाई भी लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसके ना डायमेंशन इवेल्युएट करते हो, अब न्यूमरेटर में फोर्स के डायमेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन, डेनोमिनेटर में वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिखोगे एल टी पावर -1 और आर के लिखोगे बन जाएगा एल, स्टिल इज इक्वल टू ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा आपके पास m पावर 1, और फर्दर आप देखोगे एल पावर आपके पास आ जाएगी -1 और ये आ जाएगा टी रेस टू पावर -1। दिस इज द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। सो आज की हमारी क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। डेली बेसिस पे हम एक क्लास डिस्कस करेंगे, चैप्टर वाइज इवन की टॉपिक वाइज। सो आपने इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखना है। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मैसेज के थ्रू डिस्कस कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।